फिर आते हैं हमारे लेजेंडरी बॉलर की तरफ हारिस रऊफ यानी कि हारिस रऊफ ने एक बार फिर क्या शानदार आगाज़ किया। ओवर की पहली गेंद पे चौका, दूसरी पे छक्का और 2 ओवरों में उन्होंने 30 रन दे दिए। जी हाँ, जब 2 ओवरों में उन्होंने 30 रन दे दिए, उसके बाद आखिरी 2 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ़ 8 रन दिए, क्योंकि उस टाइम तक विकेट्स गिर चुकी थी, प्लेयर्स जो खड़े हुए थे, जो मेन प्लेयर्स थे, वो आउट हो चुके थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ एनजे। एनजे स्पीक में एक बार फिर खुशामदीद। साल हो गया तब्दील, कप्तान हो गया तब्दील, मगर पाकिस्तान फिर भी हार रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान दूसरा मैच भी अपना न्यूज़ीलैंड से 21 रन से हार चुका है। आखिर इस हार की वजह क्या है? सबसे पहले शुरू करते हैं सैम अय्यूब से। सैम अय्यूब को सबसे पहले ये समझना होगा कि हर बॉल पे छक्का नहीं लगता है। आपने ग्राउंड शॉट भी खेलने हैं, चौके भी मारने हैं और मैच को लेके चलना है। अगर 194 जैसे पहाड़ जैसे हदफ को आप चेस करने निकले हैं और 10 रन पे 2 विकेट गिर जाएँ और आपने सिर्फ़ 1 रन बनाया हो, तो फिर टीम पे प्रेशर क्रिएट होगा। आपने सिर्फ़ ये नहीं देखना है कि मैंने अपने स्ट्राइक रेट अच्छा करना है, जिस पे मेरी वाह-वाह हो रही है, तो मैं वही काम करूँ कि जिससे मेरी वाह-वाह हो। आपने मैचेस भी जिताने हैं। अगर आपका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा हो, आपने तो ऐसी सिचुएशन में वो रन आपके किसी काम के नहीं हैं टीम के लिए। आपके तो काम के लिए होंगे, लेकिन टीम को उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके अलावा हम बात करते हैं मोहम्मद रिज़वान की। मोहम्मद रिज़वान पे भी वही प्रेशर आया हुआ है जो इस वक़्त बाबर आज़म पे आया हुआ है। जी हाँ, बाबर आज़म को जो ये कह के नीचे धकेल दिया गया, उनसे ओपनिंग छीन ली गई कि आप और रिज़वान बहुत स्लो खेलते हैं, आप लोगों का स्ट्राइक रेट बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से आगाज़ बहुत स्लो मिलता है। तो मोहम्मद रिज़वान भी इसी खतरे पर हैं और वो भी अपने आप को सेफ़ नहीं समझ रहे हैं और तेज़ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो भी अपनी जगह बचा सकें। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें भी नीचे धकेल दिया जाए और फ़खर ज़मान और सैम अय्यूब से कहीं ओपनिंग ना कराई जाए। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं बाबर आज़म, जो लगातार दूसरे टी20 मैच में भी हाफ सेंचुरी बना चुके हैं और उनके लिए बड़ी बात है कि उनकी फ़ॉर्म वापसी बहाल हो गई है और वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हालाँकि फ़िनिश अच्छा नहीं कर सके, मैच जिताना चाहिए था, लेकिन फ़िनिश अनफ़ॉर्च्यूनेटली वो अच्छा नहीं कर सके। उसके साथ जो पार्टनरशिप लगी फ़खर ज़मान की, क्या ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी। फ़खर ज़मान ने भी क्या ज़बरदस्त गेम खेला, शानदार गेम खेला। तारीफ़ कर के उनकी नहीं थकते हैं। सबको पता है कि जब वो पिच पे खड़े हो जाते हैं तो किसी बॉलर की उनके आगे नहीं चलती है। 25 बॉलों पे उन्होंने 50 रन बनाए। क्या ज़बरदस्त बारी खेली। लेकिन अनफॉर्च्यूनेट वो भी फिनिश नहीं कर सके, एंड तक नहीं ले जा सके मैच को और उनका बैड लक ये हुआ कि कट एंड बोल्ड हो गए वो। इसी तरह बाबर आज़म हिटिंग करते रहे, उनका साथ किसी ने नहीं दिया। चाचा इफ्तिखार आए, पिछले मैच में भी फ्लॉप रहे, इस मैच में भी वो उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, सिर्फ 4 रन बनाए, पिछले में 24 बनाए और एक आसान सा कैच देके चले गए। चाचा का मसला ये है कि चाचा सिर्फ तभी चलते हैं जब हमारे कोई खिलाड़ी नहीं चलता, ऊपर से सारे आउट हो जाते हैं, तो चाचा अपना वन मैन आर्मी वाला शो सिर्फ उसी टाइम दिखाते हैं। हालांकि यहाँ उनकी ज़रूरत थी, अगर वो अच्छा खेलते तो हम और क्लोज हो सकते थे, मैच अच्छा देखने को मिल सकता था। जिस तरह पहले मैच में हम लोग पीछे तक गए, लेकिन 30-40 रन से हम लोग हार गए और इसी तरह यहाँ पर भी 21 रन से हम लोग हार गए। अगर एंड तक चाचा खेलने की कोशिश करते और अच्छा थोड़ा जलवा दिखाते, तो मैच क्लोज़ हो सकता था। उसके बाद बात करते हैं बाबा के लाडले बेटे की, आज़म खान की। जी हाँ, अब तक वो 7 टी20 मैचेस खेल चुके हैं और 7 टी20 मैचेस में उन्होंने सिर्फ़ 19 रन बनाए हैं और उनकी हाईएस्ट रन की बात करें तो 10 रन उनका हाईएस्ट स्कोर है। बैट एवरेज की बात करें तो 3.80 उनकी एवरेज है। पहले मैच में 5 रन बना के नॉट आउट रहे, दूसरे मैच में सिर्फ 1 रन बनाया, तीसरा मैच में उनकी बैटिंग नहीं आई, चौथे मैच में 0, पाँचवें में 1, छठे में 10 रन और सातवें में 2 रन बना सके। तो ये है बाबा के लाडले की परफॉर्मेंस। यही प्लेयर जब 1 आध साल बाद बाहर बैठे हुए होंगे और इनसे किसी शो में इंटरव्यू लिया जा रहा होगा, तो ये बोलेंगे कि भाई हम तो बड़े अच्छा खेलते थे, हमारा डोमेस्टिक का रिकॉर्ड उठा के देखें, हमने तो इतना स्कोर कर दिया। लेकिन वो ये नहीं बताएँगे कि जब टीम में उनको चांस दिया गया तो उस टाइम उनकी परफ़ॉर्मेंस क्या थी। बल्कि इनका मुझे वो एक इंटरव्यू भी याद है जिसमें वो बता रहे थे कि
उन्हें पर्ची-पर्ची के आवाज़ें लगाई जा रही थी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने वो परफ़ॉर्म किया और बड़े ज़बरदस्त छक्के लगाए बड़ी पीएसएल में जब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल रहे थे और उन्होंने शानदार 50 बनाई थी जिसमें उन्होंने अफरीदी को भी छक्के लगाए थे। जब वो अपनी बारी ख़त्म करके गए थे तो तमाशाइयों ने उनको सराहा, तालियाँ बजाई उनके लिए, तो उनका कहना था कि मैंने भी किसी को अपना बैट नहीं दिखाया और उनको इसको एप्रिशिएट करने को मैंने सराहा नहीं और उनका शुक्रिया अदा नहीं किया। तो ये उनके अल्फ़ाज़ थे। तो अब आपकी अपनी परफ़ॉर्मेंस देख लें और क्या कहेंगे आपको फिर लाज़मी बात है वही तमाशाई आपको फिर पर्ची-पर्ची कहेंगे। जब आपने अच्छा खेला तो उन्होंने आपको सपोर्ट भी किया, लेकिन जब आपकी ये परफ़ॉर्मेंस है तो वो फिर आपको पर्ची-पर्ची कहेंगे। फिर आते हैं शाहीन शाह अफ़रीदी की तरफ। उनकी पिछले मैच में ना तो बॉलिंग अच्छी थी, बैटिंग में भी वो 0 रन बनाकर गए थे। इस मैच में उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी करी, 4 ओवर कराए, 30 रन दिए मगर विकेट ना ले सके। उसके अलावा जब बैटिंग में आए तो 22 रन बनाए, वो भी एंड तक नहीं गए, 12-11 बॉलें बाकी थी कि वो आउट हो गए। हिटिंग कर रहे थे, स्कोर ज़्यादा चाहिए था, लेकिन कैच दे बैठे। फिर बात करते हैं आमिर जमाल की। आमिर जमाल ने पिछले मैच में बॉलिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, 4 ओवर करा के 56 रन दिए। उसके अलावा बैटिंग की जब बारी आई तो 14 रन बना के नॉट आउट रहे और इस मैच में भी उनकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस 4 ओवर 42 रन और जब बैटिंग की बारी आई तो सिर्फ 9 रन बना सके। क्या इनको टी20 में शामिल होना चाहिए? ये उस तरह के बैट्समैन हैं, टी20 के मटेरियल हैं ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी उनको इतना चांस नहीं मिला है तो उस पे इतनी बात नहीं कर सकते क्योंकि जल्दबाज़ी हो जाएगी। उनकी टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस अच्छी थी। बात करते हैं अब्बास अफरीदी की। पिछले मैच में भी उनकी बॉलिंग अच्छी रही। इस मैच में भी उन्होंने 4 ओवर कराए, 43 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। ये फ़ास्ट पिचें हैं, यहाँ पर बॉलर पिटते हैं और ग्राउंड छोटे हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि उन्होंने अच्छी विकेटें निकाली। डेरेन मिचेल को उन्होंने आउट किया, चैपमैन को उन्होंने आउट किया। हारिस रऊफ 4 ओवर में 38 रन दे चुके थे। उन्होंने अपने चौथे ओवर में और मैच के 19वें ओवर में वो 3 विकेटें अपने नाम करी, जो 4 ओवर 38 रन देके 3 विकेटें उनके खाते में आ गई। वो 3 विकेट में से 1 विकेट सिर्फ फिलिप्स की जो थी मेन विकेट थी। उसके अलावा जो उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया वो बॉलर्स थे ऐश सूदी और एडम मिल ने। तो अब जब बात होगी तो वो यही कहेंगे कि जी मैंने तो 3 विकेटें हासिल करी थी और सीरीज़ में टोटल मेरी इतनी विकेटें हैं। तो वो जब भी डेथ आवर्स में आते हैं तो तब वो विकेट हासिल करते हैं और उन विकेटों का कोई फ़ायदा नहीं होता। जो विकेट आपको मैच ना जितवा सकें, स्कोर ना रोक सकें, तो वो किस काम की। बहरहाल ये हमारे बॉलर्स और पूरी टीम की परफॉर्मेंस थी। उसके अलावा न्यूज़ीलैंड की बात करते हैं तो न्यूज़ीलैंड फिन एलन को भी कोई हमसे सच्ची मोहब्बत हो गई है। पहले मैच में भी उन्होंने फास्टेस्ट 30 रन्स हमारे अगेंस्ट बनाए। उसके बाद आज उन्होंने 60 स्कोर कर दिया 30 बॉल्स पे जस्ट। तो क्या कहना यार, बड़ी मुश्किल से इस मैच में मिचेल से केन विलियम्स को तो रिटायर हर्ट हो गए और चैपमैन से जान छुड़ाई तो फिन एलन की मोहब्बत हमारे लिए जाग गई। तारीफ़ करनी पड़ेगी, ज़बरदस्त बैटिंग करी पहले मैच में भी। बात करते हैं न्यूज़ीलैंड बॉलिंग की। टिम साउथी ने 3 ओवर कराए, 31 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया, ज़बरदस्त बॉलिंग करी। और एडम मिलने की बात करते हैं, उन्होंने 4 ओवर कराए, 33 रन दिए, 4 खिलाड़ियों को आउट किया। क्या शानदार बॉलिंग करी, पाकिस्तान को पछाड़ के रख दिया। मैन किरदार रहा पाकिस्तान का स्कोर रोकने में। और उसके अलावा बात करते हैं प्लेयर ऑफ द मैच की, जो यकीनन फिन एलन ही है। और बात करते हैं इस मैच में एक और रिकॉर्ड की जो मोहम्मद रिजवान ने अपने नाम किया। जी हाँ, मोहम्मद रिजवान वो वाहिद प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं। जी हाँ, मोहम्मद रिजवान ने 77 छक्के लगा दिए हैं पाकिस्तान की जानिब से। दूसरे नंबर पे मोहम्मद हफीज़ थे जिन्होंने 76 छक्के लगाए थे और तीसरे नंबर पे शाहिद अफरीदी थे जिन्होंने 73 छक्के लगाए पाकिस्तान की जानिब से। तो इस तरह की शानदार इन्फॉर्मेशन से आगाह रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।